हम कल की तासिका में आपको बता चुके हैं कि उपन्यास क्या होता है। उपन्यास शब्द के अर्थ के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की थी। अब आज हम उपन्यास का स्वरूप तात्विक विवेचन पर नजर डाल चुके हैं। आज हम लोग हिंदी उपन्यास साहित्य का विकासात्मक अध्ययन की ओर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिएगा कि हर किसी न किसी चीज का एक विकास होता है, और जब साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, खास तौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो यहाँ इस जगह पर उपन्यास की भी एक परंपरा रही और वह विकासात्मक परंपरा रही। तो यह विकासात्मक परंपरा कौन सी थी और कौन कौन से ऐसे साहित्यकार उस जगह पर जुट चुके थे, इसे आज पूरी तरह से परिमार्जित करने का हमारा प्रयास होगा। तो सबसे पहली बात है कि हिंदी उपन्यास साहित्य का विकासात्मक अध्ययन हमारी प्रेमचंद जी से शुरू होता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि उपन्यास सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त होने वाले हमारे प्रेमचंद जी, जिनके नाम से ही इस विकासात्मक प्रवाह को अलग अलग प्रकार के नामों के साथ जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले आते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। हमारी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? ब्रेक तो नहीं हो रही है? ये मैम आ रही। ओके, कंटिन्यू करें ना पूजा? यस मैम। ओके, अब देखिएगा कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो है, तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का तात्पर्य क्या है, कौन कौन से इस उपन्यासों का निर्माण उस समय में हुआ करता था। तो सबसे पहली बात है कि वह मनोरंजन चमत्कार प्रदर्शन हुआ करता था, क्योंकि आज जितनी उपादान हम लोगों के पास होते हैं उतने उपादान उन लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। तो कई सालों के पश्चात जब उनको यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हम लोग अपना खुद का मनोरंजन कर सकते हैं, और तब जाकर इन लोगों ने ऐसे उपन्यासों का निर्माण किया कि जो उपन्यास केवल और केवल मनोरंजन के तौर पर पाए जाते थे। हर एक किसी अपने दुख को दूर करने के लिए भी यहाँ इस जगह पर वो मनोरंजन का एकमात्र साधन मात्र माना जाता था। फिर कई जगह पर उन्होंने, जैसे परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु को लिखा लाला श्रीनिवास दास ने, तो जिसे उपन्यास को यह प्रथम चरण माना जाता है। सबसे पहला उपन्यास कौन सा होगा, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। फिर भाग्यवती, जो श्रद्धानंद फुलोरी के माध्यम से लिखा गया उपन्यास है, इसकी चर्चा भाग्यवती की भी हो सकती है, क्योंकि भाग्यवती को अलग अलग लोगों ने इसे ढूंढने का प्रयास किया और यह भी पहला उपन्यास है ऐसा माना। उसके बाद में नूतन ब्रह्मचारी, जो कि गोपाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित, ऐसे तमाम उपन्यास लिखे गए कि जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, मतलब प्रेमचंद के आने से पूर्व की जो हमारी परंपरा थी, हमारा हिंदी उपन्यास का विकास हुआ था। तो हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के माध्यम से भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। इसके बाद में अब देखिएगा कि यहाँ पर आते आते हमारी ये जो विचारधारा थी, यह केवल मनोरंजन एवं चमत्कार प्रदर्शन करना ही उनका परिमार्जन नहीं हुआ करता था, बल्कि इसके साथ साथ कुछ तिलस्मी भी उपन्यासों का निर्माण हुआ। फिर तिलस्मी उपन्यास कौन से थे, तो यह तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता, जिसकी एक सीरियल भी चली, शायद आप लोग उसे देखे भी होंगे। तो चंद्रकांता यह बहुत अच्छी सीरियल चली। उसके पहले यह चंद्रकांता लिखने वाले देवकी नंदन खत्री जी थे, तो चंद्रकांता संतति भी उन्होंने लिखा। इस प्रकार से तमाम ऐसे तिलस्मी उपन्यासों का निर्माण भी प्रेमचंद पूर्व साहित्य में पाया जाता है। साथ ही में जैसे तिलस्मी है, मतलब मनोरंजनात्मक तरीके से भी लिखा गया, कई जगह पर चमत्कार प्रदर्शन के तौर पर लिखा गया, कई जगह पर हम पाते हैं कि तिलस्मी उपन्यासों की भी नींव हम लोगों को प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार से जासूसी उपन्यास भी लिखे गए। अभी जासूसी उपन्यास कैसे लिखे गए, तो जैसे सरकटी लाश है, चक्करदार चोरी है, गुप्त भेद है, इस प्रकार से जहां पर कोई जासूसी होती है, इस प्रकार के उपन्यासों की भी चर्चा प्रेमचंद पूर्व साहित्य में प्राप्त होती है। देखिएगा कि हमें यहाँ इस जगह पर क्या प्राप्त करना है। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की जो परंपरा थी वह किस प्रकार से थी, उसे हमने यहाँ तक आपको बताया। अब हम लोग चलते प्रेमचंद युग में। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रेमचंद एक उपन्यास सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त ऐसा व्यक्तित्व उनका है, पर क्या आप व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, क्या ऐसी खासियत रही प्रेमचंद जी की? प्रेमचंद जी के जीवन के इतिहास को यदि हम लोग टटोलते हैं तो दोस्तों पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ प्रेमचंद जी के लाइफ में, प्रेमचंद जी के पूरे जीवन में, कि उन्हीं का नामकरण हर किसी साहित्य विधाओं को देते गए।
देखिएगा, हर कोई जो उपन्यासकार या साहित्यकार होता है वो अपने जीवन के संघर्षों के साथ चलता है दोस्तों। और कई घटनाएं हमारे प्रेमचंद जी के जीवन में भी ऐसे घटित हुई। जैसे बचपन में ही उनकी जो माता थी वह चल बसी, विमाता के साथ उनको अपना जीवन था, जीवन नौका थी, वो परिव्याप्त करनी पड़ी। और विमाता मतलब सौतेली माँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि सौतेली माँ का बिहेव कैसा होता है। और जिस प्रकार से यदि हम सौतेली माता को देखना चाहेंगे तो प्रेमचंद जी की माता का एक उत्तम परिचायक रूप में हम उन्हें अपने आपके सामने रखना चाहेंगे दोस्तों। तो बात चल रही थी प्रेमचंद जी के बचपन की, तो बचपन में रहते हुए वो विमाता के दौर में चल रहे थे, विमाता के सानिध्य में पनप रहे थे। गलती न होने के बावजूद भी, प्रेमचंद जी की गलती न होने के बावजूद भी उन्हें सजा दी जाती थी, उनके पिता के माध्यम से उन्हें मारा जाता था। और फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तो वह लिखने के लिए, केवल लिखने के लिए वह किसी अमराइयों में जाना चाहते थे, अमराइयों में चले जाते थे। तो जो अमराइयों का मालिक हुआ करता था, उस मालिक को लगता था कि ये बच्चा जो है ये आम चुराने के लिए मेरे खेत में आया हुआ है, तो उसे दुगनी मार पड़ती, मतलब घर पर बिना गलती से मार पड़ती थी, आम न चुराने के पश्चात भी उसे मार पड़ती थी। और इस प्रकार से प्रेमचंद जी का जो बचपन था चला गया। फिर धीरे धीरे जब उनकी यौवनावस्था प्राप्त हुई, तो यौवनावस्था में प्राप्त होने के पश्चात जब उनकी शादी हुई, तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्यार को पाने की कोशिश मैं बचपन से कर रहा हूँ, तो वह प्यार कहीं ना कहीं मुझे अपनी शादी के साथ साथ वो पूरी होगी। लेकिन उनका वो सपना भी अधूरा रह गया। और कई सालों के पश्चात वह भुगता हुआ यथार्थ यह था कि वह लिखते थे, और उनकी जो धर्मपत्नी थी, सुबह ही वह चूल्हे में सब जो रात भर वह लिखते थे वह सुबह ही जला हुआ पाते थे। और कई सालों के पश्चात जीवन नौका चलती रही, और जब जीवन के संघर्षों की सीमाओं को खत्म कर दिया गया, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी परित्याज्य किया, त्याग कर दिया। जब उनकी दूसरी शादी हुई, तब जाकर प्रेमचंद जी की जो लेखनी थी, प्रेमचंद जी का जो साहित्य था, उसे परिमार्जित रूप देने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी इस प्रकार से, मतलब हम लोगों को पता चल जाता है कि इसी के रूप में ही बैठकर कोई राइटिंग नहीं कर सकता दोस्तों। जीवन के संघर्षों के साथ चलकर भी प्रेमचंद जी एक ऐसा उत्तम परिचायक है कि आज भी यदि हमारे पास कई चीजें नहीं होती हैं, हम अपने माता पिता को कितना परेशान करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस जगह पर इन साहित्यकारों से हमें सीख मिलनी चाहिए कि जीवन संघर्षमय है, जैसी है उस परिस्थिति में हमें अपनी परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए। यही सीख हमें प्रेमचंद जी के लाइफ से मिल जाती, जीवन से मिल जाती है। अतः प्रेमचंद जी के साहित्य में अब यदि हम कहें कि प्रेमचंद जी का जो साहित्य था वो कैसा था, तो प्रेमचंद जी का साहित्य वाह का साहित्य नहीं था दोस्तों, प्रेमचंद जी का साहित्य आह का साहित्य था। उनके साहित्य से वेदना उभर कर आती है। फिर उनकी वेदना कहाँ से आती है? क्या उनके हृदय से? क्या उन्होंने जो संघर्ष झेला उससे? उससे तो आती है। मतलब तय है कि जो मनुष्य जो भोगा हुआ यथार्थ है, उसे अपने लेखनी के जरिए प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। और यहाँ इस जगह पर प्रेमचंद जी ने कई ऐसे उपन्यास लिखे, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई दिया जा रहा है, सेवा सदन लिखा, वरदान लिखा, प्रेमाश्रम लिखा, रंगभूमि लिखा, कायाकल्प लिखा, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, कर्मभूमि, इस प्रकार से तमाम ऐसे उपन्यासों का निर्माण उन्होंने किया। लेकिन यदि हम आपसे चर्चा करना चाहें तो गबन है, गोदान है, सेवा सदन है, लेकिन आप ही से जुड़ी रहने वाली एक जो कथा वस्तु है निर्मला के, तो इन शॉर्ट में हम उपन्यास कितने सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मतलब अभी भी हम हमारे समय सरगम को छुए नहीं हैं। ध्यान में रखिएगा कि आपके सिलेबस का पॉइंट ही हम उसे उठाना चाहते हैं। और एक बात कि आप में से जितने भी लोग अभी गूगल क्लासरूम में जुड़े नहीं हैं, तो आप लोग गूगल क्लासरूम में जुड़ जाइएगा, ताकि उस गूगल क्लासरूम में हम आपका सिलेबस ऑलरेडी डाल चुके हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट डाल चुके हैं कि आपको इस प्रश्न पत्र पर किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, किस प्रकार का प्रारूप प्रश्न पत्र का होगा, वह सारी चीजें आपको गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ इस जगह पर आप ही के साथ रहने वाली यह जो निर्मला उपन्यास है, उसकी कथा वस्तु को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्रेमचंद जी ने उस युग का यथार्थ चित्रण किया, जिस युग में, जिस समाज में आम बोलचाल के तौर पर नारी सुरक्षित नहीं थी।
आज यदि आपको कहा जाए कि आज आपकी शादी 45 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ तय की जाती है, तात्पर्य मेरा बिल्कुल क्लियर है कि यदि आपके पिता के एज के व्यक्ति के साथ यदि आपकी शादी तय कर दी जाती है, तो क्या आप उस आदमी को पति के रूप में आत्मसात कर पाएंगे? डू यू एक्सेप्ट दिस पर्सन? नो, नथिंग। आज ना कहने की ताकत दोस्तों हम लोगों में है, उन लोगों में, उन नारियों में नहीं थी। और यह वह युग था जिस युग में समाज में नारी को प्रताड़ित किया जा रहा था, त्रसित किया जा रहा था दोस्तों। निर्मला इस उपन्यास की जो नायिका है, हमने इसके पूर्व तात्विक विवेचन में आपको बता दिया कि हर कोई जो उपन्यास होता है वह उपन्यास नायक नायिका के तौर पर आगे चला जाता है। और यहाँ इस जगह पर भी हमारी जो नायिका है वह चूंकि निर्मला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी एक फिल्म का यदि निर्माण करना है तो नायिका के नाम के आधार पर ही वह फिल्म का निर्माण हो जाता है। अब आप लोग गेस करते रहिएगा कि कितने ऐसे फिल्मों का निर्माण हुआ कि जिन फिल्मों के निर्माण में केवल नायिका के नाम के आधार पर उस फिल्म का नामकरण प्राप्त हुआ, और हम लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हैं, मनोरंजन भी कर लेते हैं। मतलब देखिएगा कि एक जगह पर जहां पर ज्ञानावृद्धि होती है, तो निर्मला इस उपन्यास के माध्यम से हमें क्या मिलता है। इन शॉर्ट में हम उसकी कथा वस्तु आपके सम्मुख रखेंगे दोस्तों कि निर्मला यह कथा वस्तु क्या कहती है। निर्मला इस उपन्यास में यदि हम लोग चलते हैं तो निर्मला की जो पिता थे वो बहुत अच्छे खासे वकील के तौर पर थे, लेकिन जब निर्मला की शादी एक बड़े डॉक्टर के साथ तय की जाती है और कई दिनों के पश्चात जब उनके पिता की मृत्यु, निर्मला के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि निर्मला की माँ हमें इतना दहेज नहीं दे सकती। तो फिर डॉक्टर उस शादी के लिए इनकार कर देता है, निर्मला की शादी टूट जाती है। फिर उसके पश्चात उस निर्मला के 2-3 भाई बहन भी हैं, तो उन लोगों की भी परवरिश निर्मला की माता को करनी है। आखिरकार निर्मला की माता चिंतित होती है कि इस मेरी बिटिया की शादी मैं कैसे करूं। अभी अभी जो गुड़िया के साथ खेला करती थी उस निर्मला की शादी मात्र 19 वर्ष 18 वर्ष की आयु में हो जाती है, तय होती है, और वो अभी 45 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ। और जब एक वकील के साथ उसकी शादी तय की जाती है, पिता भी वकील थे और पति भी वकील है, और जब वो पति के साथ उसकी शादी तय की जाती है, शादी हो जाती है, तो उस पति के पहली पत्नी के जो बेटे थे वह 3 बेटे थे, और उनमें से बंसाराम जो था उनका पहला बेटा, चूंकि वह निर्मला की आयु का वह बेटा था। निर्मला जब वह अपने आप को सजाती थी, संवारती थी, और वह बच्चा अंग्रेजी सीखता था, उसे खेलकूद में भी वह मास्टरी को प्राप्त कर रहा था। और जब वकील साहब को यह एहसास हो जाता है कि जब मैं वकालत करने के लिए बाहर चला जाता हूं तो निर्मला और मेरे बेटे इन दोनों में कोई ना कोई बातें चलती हैं, और बस इसी आशंका के कारण वह निर्मला के साथ बुरा व्यवहार करने लग जाता है। बेटे को तो कुछ कह नहीं सकता, आखिरकार वह बेटे को किसी जगह पर हॉस्टल में रखने का प्रयास करता है। जब उस बेटे को हॉस्टल में रखता है और पता चलता है उसे सही रीजन क्या है, क्यों मुझे हॉस्टल में रख दिया गया, तो रीजन पता चलने के पश्चात वह एक ऐसी दवा ले लेता है जिसे हम जहर कहते हैं, और जहर को ग्रहण कर लेता है। और जब वह जहर ग्रहण कर लेता है तब हमारी निर्मला पर क्या बीतती है, क्योंकि निर्मला को ऑलरेडी कैद कर चुके हैं, हॉस्पिटल में है हमारा मनसाराम, अंतिम सांसें गिन रहा है, सारे सीमाओं को, सारे बंधनों को हमारी निर्मला तोड़ देती है, अस्पताल में पहुंच जाती है। और जब वह अस्पताल में पहुंच जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जिस जगह पर उस वकील को यह एहसास होता है कि यह इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है, तो वह मनसाराम रोता हुआ आता है, लंगड़ाता हुआ उस माँ की गोद में चला जाता है और कहता है कि माँ, मैं आज के बाद तो अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लूं, ताकि मेरे बाप के जो आंखें हैं वह खुल जाए, मेरे पिता की आंखें खुल जाए। जब इस प्रकार का वक्तव्य उस बच्चे का होता है तब जाके उस वकील की आंखें खुल जाती है, लेकिन मनसाराम इस जीवन में नहीं रह पाता। इस प्रकार का उपन्यास लिखने वाले हमारे प्रेमचंद जी निर्मला जैसे तमाम ऐसे उपन्यासों को लिख चुके हैं, जैसे उन्होंने अलग अलग प्रकार की, यहाँ इस जगह पर हम लोग देख चुके हैं कि
अनमेल विवाह की समस्या है, दहेज की समस्या है। मतलब तय है दोस्तों कि जो समाज में चल रहा है, समाज का वास्तविक चित्रण उन्होंने किया, समाज का यथार्थ पूर्व दर्शन उन्होंने अपने साहित्य में किया। हमने आपको उपन्यास शब्द को पहचान कराते हुए इंट्रोडक्टरी सेशन में ये सारी चीजें पहले ही बता दी थी कि यदि आज का कोरोना महामारी का संकट चल रहा है तो इस संक्रमण काल पर भी लिखने वाले तमाम ऐसे साहित्यकार होंगे कि जो आज के इस घड़ी का ज्वलंत चित्रण जो है अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपने कहानियों के जरिए प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। कई ऐसी कहानियां इस जगह पर प्राप्त हुई चूंकि वह प्रेमचंद जी के माध्यम से हुई, जैसे हम कफन कहानी को ले सकते हैं, सदगति कहानी को ले सकते हैं, इस प्रकार के। अब प्रेमचंद जी के साथ ही चलने वाले और भी अनेकानेक प्रकार के लोग थे, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने कंकान, तितली, इरावती, इस प्रकार की तमाम ऐसी उपन्यास विधाओं को एवं कहानी विधाओं को उन्होंने लिखने का सफल प्रयास किया। साथ ही में जैनेन्द्र थे, तो जैनेन्द्र ने भी परख, सुनीता और त्यागपत्र जैसी उपन्यास विधाओं को उन्होंने लेखनी के माध्यम से निश्चित करने का भी सफल प्रयास किया। और दोस्तों, जब हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की परंपरा को देख चुके हैं, अब हम लोग प्रेमचंद के साथ चलने वाले उपन्यासों के विकास धारा को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। क्या आप लोगों को यहाँ तक जो हमने दो विधाएं आपको बताई, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास आपको समझाया, उसके बाद हमने प्रेमचंद पूर्व बताया, तो प्रेमचंद युग बताया, तो क्या ये दोनों विधाएं आपको समझ में आई? यस मैम। आपको किसी को कोई सवाल है? कितने लोग जुड़े हैं? आपके नाम यदि पता चल सकते हैं हम लोगों को। पूजा शर्मा और गायत्री। हाँ, गायत्री भी जुड़ी है और रश्मि भी जुड़ी है। केवल 3 ही लोग जुड़े हैं ना, प्रियंका भी जुड़ी हुई है। नहीं मैम, एक हाँ बस 4 ही है। 4 लोग जुड़े हुए हो। हाँ, और एक बात है कि दोस्तों, आपसे सर भी आपका लेक्चर लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आप लोग फ्री हो जाइएगा तो मैसेज डाल दीजिएगा हमारे ग्रुप पर, तो सर उसे देखकर आपको उचित समय बता देंगे, ठीक है ना। तो और एक शायद जुड़ा हुआ है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आए हुए हो आप लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गया है? नो मैम। वो मैम। सभी को क्लियरेंस हो गया है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। गायत्री, प्रियंका, नहीं। नो मैम। रश्मि, आपकी आवाज कट रही है बेटा। हमारी आवाज तो ठीक ठाक ढंग से आ रही है ना आप लोगों तक? आ रही है मैम। ओके, तो हम लोग प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों को देख चुके हैं। आपको क्लियर हो रहा है? यस मैम। हाँ, तो प्रेमचंद युग को दिखा चुके हैं आपको। अब हम लोग चलते हैं प्रेमचंदोत्तर युग को। अब देखिएगा कि प्रेमचंदोत्तर युग माने क्या, तो वह दुखद घटना घटित हुई दोस्तों। यह दुखद घटना कौन सी थी? तो देखिए कि अब प्रेमचंद जी हमारे इस साहित्य जगत में नहीं रहे, और जब प्रेमचंद जी साहित्य जगत में नहीं रहे, उस दुखित घटना से हमारा सारा साहित्य जो था, वह सारा साहित्य ही हम कहें कि हाँ अविचलित हो गया। और तब सहारा दिया यशपाल जैसे लोगों ने। मतलब तय है कि प्रेमचंद जी, हम यूं नहीं कह सकते कि प्रेमचंद जी आज जीवित नहीं है। प्रेमचंद जी के साहित्य के जरिए, क्योंकि कालातीत है उनका साहित्य, जो भी लिखा गया प्रेमचंद जी का साहित्य कालातीत है दोस्तों। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम प्रेमचंदोत्तर की घटनाओं के साथ ये सारी चीजों को बताना चाहेंगे, तो ऐसे दुखद घटना हमारे साहित्य जगत में हुई, जो साहित्य जगत की घटनाओं ने पूरे साहित्य जगत को हिला दिया। और फिर उसके बाद में यशपाल जी जैसे, दादा कामरेड, दिव्या, इस प्रकार के उपन्यासों का निर्माण हुआ। कई ऐसे अंतिम दशक तक आने वाले जितने भी महिला उपन्यासकार भी हमारे सामने आए, जैसे अलका सराव की आई, कृष्णा सोप्ती आए, तो इन सभी लोगों का अपना अपना एक मूल प्रयोजन था। अपने मूल प्रयोजन के साथ वो अपना कार्य कर रहे थे। और इतना ही नहीं, तो जब हम लोग बात करते हैं उपन्यासों की, तो कई लोगों ने केवल उपन्यास या मनोरंजन का साधन मात्र न मानते हुए ज्ञानवर्धक भी माना। ज्ञानवर्धक से तात्पर्य केवल एक उचित ज्ञान को ही नहीं, बल्कि एक डायनेमिक पर्सनालिटी बनाने के लिए उपन्यासों का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा भी उन लोगों ने
कहा। प्रेमचंद जी भले ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके साहित्य के माध्यम से हम यूं कहना चाहते हैं कि आज भी प्रेमचंद जी के साहित्य पर फिल्मों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, फिल्मों का निर्माण करते हुए प्रोड्यूसर हर कोई चीज चाहता है। यदि आपको समझा दे कि आपने हिंदी इस विषय को लिया हुआ है, तो दोस्तों बहुत अच्छा चुनाव आप लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी भाषा को प्राप्त करने वाले लोग जो है उनकी संख्या तादाद में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर अंग्रेजी फिल्म तो देखते नहीं है, मराठी फिल्मों का शायद प्रचलन कम हो गया है, लेकिन हिंदी फिल्म हम लोग देखते हैं। तो क्या आप लोगों को एहसास नहीं होता है कि यदि प्रेमचंद जी आज नहीं है, लेकिन प्रेमचंद जी के साहित्य पर लिखा जाने वाला जो भी साहित्य है उस पर आज भी कई प्रकार की फिल्मों का निर्माण होता है, जैसे सेवा सदन हुआ, सोझी वतन, गोदान, सदगति, कफन। इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां, कफन को तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग यदि गूगल पर डाउनलोड कर लीजिएगा तो कफन कहानी आपको मिल जाएगी। सदगति कहानी का अंत कितना, मतलब किस प्रकार से दर्दनाक यह कहानी है। तो जो भी चित्रण हमारे प्रेमचंद जी ने किया वह समाज को आधार बनाकर लिखा, मतलब सामाजिक वास्तविक घटनाओं का लेखा जोखा यदि हमें प्राप्त होता है तो वह केवल प्रेमचंद जी के साहित्य में प्राप्त होता है। कई ऐसे तमाम साहित्य का निर्माण हमारे प्रेमचंद जी ने किया, जिसके बलबूते हम यूं कह सकते हैं कि उनका नामकरण करने के लिए केवल और केवल यही काफी है कि प्रेमचंद जी के पूर्व का हिंदी उपन्यास क्या है, उपन्यास साहित्य क्या है, प्रेमचंद जी के युग का उपन्यास साहित्य क्या है, और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की विधाई कैसी होती है। तो दोस्तों, अलग अलग प्रकार से यदि हम अपने उपन्यासों की चर्चा करते हैं तो यहाँ इस जगह पर यह कहना समीचीन हो जाएगा कि जिस प्रकार से आजकल के फिल्मों का दौर चलता है, तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर लिखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों की खासियत क्या है, आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हो, क्या आप लोग कविताओं में इंटरेस्ट लेते हो, क्या आप नाट्य विधाओं में इंटरेस्ट लेते हो। जब हम लोगों का कॉलेज रेगुलर चल पाएगा और हम और आप दोनों एक साथ रहा करेंगे, तब आपकी जो खासियत है वो हमें पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोग अपने घर पर बैठकर सुरक्षित रह रहे हो और आपको यदि कुछ चीजें लिखने का शौक है तो आप जरूर उसे लिखते जाइएगा, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी ही क्यों न हो, शॉर्ट नोट्स ही क्यों न हो, जो भी आपको सुझाई दे रहा है उसे आप लिखते जाइएगा, ताकि आपकी जो लिखी हुई स्टोरी है वह अलग ढंग से उसे और अधिक विकसित कर हम उसे प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। एक कार्य आप लोगों का हो गया। हिंदी लेने का बेनिफिट यह है कि आप बहुत अच्छा स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, और जब आपकी स्टोरी राइटिंग हो सकती है तो बॉम्बे जैसे या दिल्ली जैसे अलग अलग प्रकार के प्रोड्यूसर्स जब चर्चा करते हैं तो उनको न्यू राइटर चाहिए, नव लेखक चाहिए, ऐसे नव लेखक चाहिए आप लोगों के जैसे कि उनको पता होना चाहिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग कोरोना महामारी के संदर्भ में कुछ लिखे, हो सकता है कि आप लोग नारी के संदर्भ में कुछ लिखे, हो सकता है कि आप बाल समस्या को लेकर लिखे, युवाओं की समस्या को लेकर आप लोग दहेज की समस्या को लिखे, स्त्री साहित्य लिखे, दलित साहित्य लिखे, या आप लोग किसी न किसी प्रकार के साहित्य से जुड़े हो तो आपका राइटिंग होना चाहिए, जैसे प्रेमचंद पूर्व युग में हुआ। तो दोस्तों, यहाँ इस जगह पर कई फिल्में हमारे इस प्रेमचंद जी के युग पर हुई, लेकिन एक ऐसे फिल्म का निर्माण हुआ कि चूंकि वह फिल्म केवल देखने के लायक ही नहीं है, हम सभी लोगों को उसकी सबक लेनी है। कौन सी ऐसी फिल्म है, तो अलग अलग प्रकार की फिल्मों में हमने गृहलक्ष्मी की फिल्म को आज चुना हुआ है। तो संजय तलवार के द्वारा निर्मित हुआ एक फिल्म ऐसी है कि जो फिल्म हम लोग देखते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होगा, केवल ज्ञान हम लोगों को नहीं मिलेगा, केवल हमारी पर्सनालिटी में विकास नहीं होगा, बल्कि हम यूं कहना चाहेंगे कि हम अपने भारतीय संस्कृति से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। यह जो फिल्म की स्टोरी है दोस्तों, ये फिल्म की स्टोरी दो नायिका पर चलती है। एक दो बहनें होती हैं और जो दो बहनें हमेशा अपने घरों में लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, लेकिन सौभाग्यवश जो छोटी बहना है वह महाविद्यालय में जब चली जाती है तो उसकी एक सहेली जो उसी के साथ चलती है वो किसी सेंटर पर जाती है, कोई मेडिटेशन सेंटर पर उसे ले जाती है, और जब वो मेडिटेशन सेंटर पर चली जाती है तो उसे शांति फील करती है, आनंददायी उसे एहसास होता है, अनुभूति उसकी बहुत अच्छी होती है, और जब उसकी अनुभूति अच्छी होती है वह घर आती है, अपने माता पिता से शेयर करती है
कई दिनों के पश्चात घर में शांति बरकरार रहती है और उसकी माँ बीमार हो जाती है। माँ जब अस्पताल में होती है तो बड़ी बहना शराब की मतलब वो सारी सुविधाओं से लबालब भरी हुई है, सारे गुणों को से, सारे कुगुणों से भरी हुई, लबालब भरी हुई दिखाई देती है वो बड़ी जो बेटियां है। और जो छोटी है वह खुद खाना बनाती है, अस्पताल में लेकर जाती, सबको खाना खिलाती है। अब देखिएगा कि जब उस फिल्म का अंत होता है तो दोनों बहनों में क्या अंतर होता है। दो लड़ाई झगड़े करने वाली बहनें किस प्रकार से इकट्ठा हो जाती है, किस प्रकार से उनके दिल की धड़कनें एक हो जाती है। जब शादी तय की जाती है बड़ी के साथ और छोटी के लिए रिश्ता आता है, लेकिन बड़ी को ऐसा लगता है कि रिश्ता मेरे लिए ही आया हुआ है, तो बड़ी रोमांचकारी घटना उस जगह पर हो जाती है। क्या है उस फिल्म को ही देखने के पश्चात आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस जगह आप लोगों का पूरा जो हुआ है, तो आज हम फिर से एक बार उपन्यास का तात्विक विवेचन, तो थोड़ा सा रिव्यू हम आप लोगों से लेना चाहते हैं। अब आप स्क्रीन पर आ जाइएगा। आपके कैमरे यदि ऑफ कर दिए हैं तो कैमरों को आप सभी लोग ऑन करके, क्योंकि हमें आप लोगों को देखना है। अब तक तो आपने हमें देख लिया, अब हम आपको देखना चाहते हैं, ताकि जो तात्विक विवेचन हम कर चुके हैं, तो तात्विक विवेचन में हमने क्या क्या पाया, इन शॉर्ट में वो लेने का प्रयास हम लोगों का होगा। केवल दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक पूजा है और शायद गायत्री है। प्रियंका और रश्मि, दो लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रश्मि भी आ गए, प्रियंका भी आ गए, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप लोगों से मिलकर, बहुत ही बढ़िया लगा। अब कट जाएगा, हाँ तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तात्विक विवेचन में हमने किन किन तत्वों को देखा, क्या आप लोगों को याद आ रहा है? प्लीज बताते जाइए। किसे किसे देख चुके हैं हम तात्विक विवेचन में, बताइएगा। उपन्यास के तत्व हमने आपको बताया था उस दिन, तो कौन कौन से तत्व बताए थे? कथा नायक, एक एक बताइएगा। हाँ कथा वस्तु, ओके, देन आधार, पात्र, हाँ शैली, और परसांगिक कथा, जी परसांगिक कथा, प्रासंगिक कथा, ये तो कथा वस्तु में आती है। और दो चीज, दो पॉइंट हमारे इसमें बाकी है, कौन है, कौन से हैं? संवाद, उपन्यास वो आत्मा के रूप में भी जाने जाते हैं। हाँ और एक पॉइंट हमारा, देश काल और वातावरण, हाँ देश काल और वातावरण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देश काल और क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को? अब जब हम लोग अपने उपन्यास को, अब हम लोग कल की जो तासिका हमारी होगी उससे भी हम लोग छुएंगे नहीं समय सरगम को, है ना, ध्यान में रखिएगा। अब कल की तासिका में मैं आपको क्या बताना है, तो जो उपन्यासकार है, उपन्यासकार कौन है हमारे समय सरगम के, क्या कीजिएगा? प्लीज लुक एट मी, हमारी तरफ देखकर बात करो, कॉपी में मत देखो। आपकी सुपर कंप्यूटर में आपने डाला होगा। यस, बोलते जाइए। कौन है इसके राइटर? टटोलिए अपने आप को, अपने दिमाग को टटोलिएगा। जी, हाँ कौन है, बताया था या नहीं बताया था? मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, ओके ठीक है। और समय सरगम, इस उपन्यास के जो लेखक है वह है कृष्णा सोपती, है ना, ध्यान में रखिएगा, उसे भूलिएगा मत। तो कल की तासिका में जिस प्रकार से हमने प्रेमचंद जी के इन शॉर्ट में आपको प्रेमचंद जी की स्टोरी के रूप में बता दिया, ठीक उसी प्रकार से हम कल की तासिका में मिलेंगे, लेकिन कल की तासिका में हम आपको बताएंगे कि कृष्णा सोपती का व्यक्तित्व कैसे रहा।
कौन कौन से ऐसी चीजें कृष्णा सोप्ती के साथ घटित हुई, कैसे साहित्य कृष्णा सोप्ती का रहा, किस प्रकार के साहित्य का परिमार्जन उन्होंने किया और किस प्रकार से समय सरगम इस उपन्यास को हम प्राप्त किए। तो इस प्रकार कल की दशिका में हम कृष्णा सोप्ती के जीवन पर आधारित जितनी भी घटित घटनाएं हैं, जन्म से लेकर उनकी हर चीज को, मतलब उस समय सरगम तक हम सारी चीजों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे कि उनका जो लाइफ था। देखिए ना, जब फौजी के लाइफ की बात चलती है दोस्तों, तो देश सेवा हम सभी लोग करते रहते हैं, है ना। तो देश सेवा करने के लिए पूरा परिवार तत्पर हो जाता है और यहाँ इस जगह पर भी तत्पर होने वाले कृष्णा सोप्ती के जो पिता थे, वह हर किसी जगह पर वह चले जाते थे। कभी उनका तबादला हो जाता था यहाँ पर वहां पर, कभी इंदौर में रहते थे, कभी भोपाल में रहते थे, कभी शिमला में चले जाते थे, तो कभी कश्मीर में चले जाते थे। और जब जहां जिस जगह पर वो चले जाते थे, उन जगहों पर वो अपने लेकर जाते थे। जाहिर सी बात है, ये कृष्णा सोप्ती जब इस प्रकार की पारिवारिक धरोहर के साथ चल रही है, तो हमारी कृष्णा सोप्ती जो है, उनके साहित्य का परिमार्जन भी बचपन से ही होता हुआ दिखाई देता है। जहां पर एक ऐसा देश को बचाने वाली पाकिस्तान मूल रहवासी जो है कृष्णा सोप्ती, वो पाकिस्तान की है, ध्यान में रखिएगा। सीधा साधा उनका व्यक्तित्व है, कितना सीधा साधा है, क्या पहन, कल की तासिका में आपको पता चल जाएगा। और वह कौन कौन सी चीजें उनको खाने के लिए पसंद आती है ना, वो भी हम आपको बता देंगे। वो कौन से कपड़े परिधान करती है, वो भी सब चीजें, कैसे रहती है, उन्होंने लेखन शैली किस प्रकार से अपनाई। लेकिन ये सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको कल की तासिका में जुटना होगा, ठीक है। तो कल की तासिका में आपको, जैसे आप लोग जुट रहे हो सही समय पर, वैसे उचित समय पर आपको कल भी जुटना है। और कल की तासिका में हम आपका जो उपन्यासकार है, चूंकि नाम आप भूलेगा मत, आपके जो उपन्यास विदा है, उपन्यास विदा समय सरगम, और समय सरगम के जो उपन्यासकार हैं वह कौन है, तो कृष्णा सोप्ती। अब देखिएगा, हम आपको कल की तासिका में मात्र कृष्णा सोप्ती के परिचय के बारे में, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका कृतित्व क्या है, वह सब चीजें बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब हम चर्चा करेंगे उपन्यास की, तो उन उपन्यास में आने वाले जितने भी पात्र होंगे, मूल पात्र जो है और जो गौण पात्र, हमने आपको बता दी कि जो कथा वस्तु होती है, वह कथा वस्तु आधिकारिक कथा के साथ चलती है, मुख्य कथा के साथ चलती है। और यह जो मुख्य कथा होती है, वह मुख्य कथा नायक और नायिका के साथ चलती है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि यहाँ इस जगह पर समय सरगम में भी कोई पात्र नहीं होंगे, है ना। बिना पात्रों के तो उपन्यास हो नहीं सकता। फिर यहाँ इस जगह पर आने वाला पात्र कैसे होगा, क्या वह बूढ़े लोगों पर होगा या आपके जैसे युवाओं पर होगा, क्या है इस उपन्यास की खासियत। और समय सरगम, यदि हम लोग डाल देते हैं समय सरगम, तो फिल्मों का नामकरण आ जाएगा, ढेर सारे फिल्मों आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन समय सरगम की खासियत ऐसे क्या रही, क्योंकि कृष्णा सोप्ती ने उसे आत्मसात कर लिया। पाकिस्तान में रहने वाली वह जो युवती थी, वह पाकिस्तान में रहने वाले युवती को भारत देश की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से उपादान उन लोगों ने किए, कौन से ऐसे कार्य उनके माता एवं पिताओं के साथ घटित हुए, कि उनके कितने भाई थे, उनके कितने बहना थे। और इन सारी चर्चाओं को लेकर हम कल की तासिका में आपके साथ पेश होंगे। यहाँ तक समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट होता है तो यस मैम। डाउट के लिए हम 5 मिनट छोड़ देते हैं। आपके यदि कोई प्रश्न होते हैं तो आप लोग पूछिएगा, इस तासिका के या इसके पहले इंट्रोडक्टरी सेशन जो हुआ उस तासिका के आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? नो मैम। दो नो। बात देखिए दोस्तों, एक तो यह होता है कि जब पढ़ते हैं हम दिल लगाकर तो सवाल आते हैं, है ना। और एक बार वह भी होता है कि जो कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती तो कोई सवाल नहीं होता। आप कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं मुझे नहीं पता। क्लियर तो हो रहा है, समझ में तो आ रहा है? यस। किसी को कोई सवाल नहीं है? नो मैम।
ओके, ठीक है। तो हम मिलेंगे दोस्तों कल की तासिका में, और कल की तासिका में आपको इसी प्रकार से जुड़ना है। आज भी हम आपको एक गूगल फॉर्म डलवा देंगे, उस गूगल फॉर्म को भी आपको फिलअप करना है। यही प्रश्न होगा। हो सकता है कि आप ही के जो आज आपको पढ़ाया गया है समय सरगम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, प्रेमचंद पूर्व, जैसे हमने आपको अभी बताया कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में कौन कौन से उपन्यास आए, तो परीक्षा गुरु ये उपन्यास किसने लिखा, है ना। इस प्रकार के छोटे छोटे 2 या 3 प्रश्न होंगे और आपका अटेंडेंस उसी पर डिपेंड करेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, जब तक मतलब होता है तो आपका हो जाएगा, एक अटेंडेंस भी तैयार हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ इस जगह पर आप लोगों के सारे जो भी पॉइंट्स हैं आज की तासिका के वो क्लियर हो गए हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य क्या है, हिंदी उपन्यास साहित्य की विकासात्मक अध्ययन परंपरा क्या रही, ये सारी चीजें आपके सम्मुख हमने रखवा दी। और यदि किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं है तो हम कल की तासिका में मिलेंगे। ओके, बाय।